हे गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एसजेएफ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेडी स्टेट जो है ये मेन मेमोरी में होता है और रनिंग स्टेट जो है वो सीपीयू होता है। तो रेडी स्टेट में जो भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है वो आके जमा होता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को रनिंग स्टेट में भेजना है, यानी कि सीपीयू में भेजना है, और उसके बाद उसका सीपीयू में एग्जीक्यूशन होता है। तो शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट में क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को कोई भी एक प्रोसेस को लेके जाना है रनिंग स्टेट पे, तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी प्रोसेस मेरा अवेलेबल है उनमें से जिसका भी बर्स्ट टाइम सबसे कम है उसको वो चूज करेगा और उसको रनिंग स्टेट में लेके जाएगा। जैसे कि अगर मेरा पास P1, P2 और P3 तीन प्रोसेस अभी रेडी स्टेट में है और उसका रिस्पेक्टिव B1, B2 और B3 है उसका बर्स्ट टाइम। तो अगर लेट्स से कि B1, B2, B3 में से B2 का वैल्यू सबसे जो है लेस है, तो P2 को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है रनिंग स्टेट में भेज देगा। तो यही है शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट, जिसका भी बर्स्ट टाइम सबसे कम है उसको जो है सीपीयू में सबसे पहले मौका मिलेगा। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ऑर्डर इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो जॉब विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो जिस जॉब का भी बर्स्ट टाइम सबसे कम है उसका एग्जीक्यूशन सबसे पहले होगा। सेकंड है कि अगर टाई हो गया, मतलब क्या कि अगर टू प्रोसेस हैव द सेम बर्स्ट टाइम, दोनों प्रोसेस का अगर सेम बर्स्ट टाइम हुआ तो उसमें कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोसेस को लेके जाएगा? जिसका अराइवल टाइम कम है, मतलब जो पहले अराइव हुआ है उसका जो है एग्जीक्यूशन पहले होगा। तो इफ टू प्रोसेस हैव द सेम बर्स्ट टाइम देन द ऑर्डर इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम के बेसिस पे जो पहले पहले आया है उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सटेंड करेंगे कि इफ ऑल जॉब्स हैव द सेम बर्स्ट टाइम, तो अगर मेरे पास जितने भी सारे भी जॉब है उसका अगर बर्स्ट टाइम सेम हुआ तो ये एफसीएफएस की तरह काम करेगा, क्योंकि तब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की जो क्राइटेरिया है कि सबसे कम बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस को चूज करना है, वो वाला क्राइटेरिया वहाँ पे काम पे नहीं आएगा, क्योंकि सारे प्रोसेस का बर्स्ट टाइम जो है सेम है। तो सारा जो डिसीजन है वो अराइवल टाइम के बेसिस पे ही डिसाइड होगा। तो इसलिए वो बिहेव्स लाइक एफसीएफएस। और ये एक नॉन प्रिएम्प्टिव है। नॉन प्रिएम्प्टिव मतलब क्या है कि अगर एक जॉब मेरा सीपीयू में चला गया तो वो अपना जो है पूरा सीपीयू टाइम स्पेंड करके ही वो सीपीयू छोड़ेगा, उसको हम लोग नहीं निकाल सकते, और उसका जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तभी दूसरा प्रोसेस जो है सीपीयू में जा सकता है। तो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की। तो यहाँ पे हमारा 5 प्रोसेस है P1 से लेके P5 तक, और इसका जो है अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। तो हमें कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है। तो यहाँ पे मैं गैंट चार्ट बना लूंगा। तो गैंट चार्ट 0 से शुरू होगा। तो मैं देखूंगा कि मेरे पास 0 पे कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है। तो 0 पे कोई भी प्रोसेस अभी तक अराइव नहीं हुआ है, तो 0 से लेकर 1 तक सीपीयू जो है आइडल रहेगा, ये खाली रहेगा। इसके बाद टाइम 1 पे मेरे पास जो है P1 अवेलेबल है और बाकी कोई भी प्रोसेस अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो P1 को जो है हम लोग सीपीयू में भेजेंगे, क्योंकि बाकी कोई भी प्रोसेस अभी तक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीपीयू रेडी स्टेट में पहुंचा नहीं है। तो मुझे कोई और डिसीजन नहीं लेना है, तो मेरे पास एक ही जॉब अवेलेबल है, तो उसको मैं सीधा सीधा सीपीयू में भेज दूंगा। उसका जो बर्स्ट टाइम है 7 है, तो ये 7 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूशन होगा इसका। तो P1 1 से शुरू होगा, उसके बाद 7 यूनिट, तो 8 पे जो है इसका खत्म होगा। तो एट टाइम 8 हम लोगों के पास ये सारे जो प्रोसेस, इसका तो एग्जीक्यूशन हो गया, तो ये सारे जो प्रोसेस है ये पहुंच चुका है, क्योंकि इसका अरेबल टाइम 3 है, इसका 6 है, इसका 7 है, और मेरा जो अभी है अभी टाइम 8 पे हम लोग है। तो ये तीनों प्रोसेस जो है पहुंच चुका है। तो इन तीनों में से आप डिसाइड करना होगा कि किसको हमें भेजना है। वो कैसे डिसाइड होगा कि जिसका बर्स्ट टाइम कम है, क्योंकि ये हम लोगों का शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। तो मेरा P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो सबसे कम है, 3, 2 और 8 में से 2 सबसे कम है। तो P3 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है, तो P3 को हम लोग भेजेंगे सीपीयू में। यहाँ पे आ गया P3, इसको चाहिए 2 यूनिट टाइम, तो 8, 9, 10, 10 पे जो है इसका खत्म होगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास सारा प्रोसेस आ गया, क्योंकि P5 बचा हुआ था तो P5 भी आ गया, क्योंकि इसको एट टाइम 9 पे आना था, तो अभी मेरा 10 है, तो ये भी आ चुका है। और P3 का मेरा एग्जीक्यूशन हो गया है, तो P2, P4 और P5 बचा हुआ है। इनमें से चुनना है कि किसको भेजना है। तो इनमें से जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है वो है P2, इसको चाहिए 3 यूनिट के लिए, तो मैं P2 को भेजूंगा सीपीयू में।
3 यूनिट के लिए चाहिए, तो 10 के बाद 11, 12, 13, ये हो गया मेरा P2। उसके बाद बचा है P4 और P5। P2 खत्म, P4 और P5 उसमें से कम किसका है? P5 का है, तो P5 जाएगा CPU में। इसको चाहिए 8 यूनिट टाइम, तो 13 + 8 कितना होगा? 21। तो मेरा P5 हो गया ख़त्म। अब लास्ट में है P4। P4 जाएगा CPU में, इसको चाहिए 10 यूनिट के लिए टाइम, तो 21 से लेकर 31 तक जो है P4 चलेगा। तो ये हो गया मेरा गैंट चार्ट तैयार। अब हम लोग जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कंप्लीशन टाइम क्या होगा? P4 का है 31, सो P4 31 पे खत्म हो रहा है। P5 हो रहा है 21 पे, P2 हो रहा है 13 पे, P3 हो रहा है 10 पे, और P1 हो रहा है 8 पे। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? 8 - 1 7, 13 - 3 10, 10 - 6 4, 31 - 7 24, 21 - 9 12। वेटिंग टाइम क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो वेटिंग टाइम होगा 7 - 7 0, 10 - 3 7, 4 - 2 2, 24 - 10 14, 12 - 8 4। तो ये हो गया मेरा टर्न अराउंड टाइम और ये हो गया मेरा वेटिंग टाइम। तो इसका एवरेज क्या होगा? इन सब का ऐड करना है और बाई 5 कर देना है, तो मेरा जो वैल्यू निकलेगा वो है। तो ये हो गया मेरा 57/5, तो 11.4। और वेटिंग टाइम का एवरेज क्या होगा? 27/5 = 5.4। तो ये हो गया मेरा एग्जाम्पल 1। तो अभी और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये छोटा सा है, इसमें 4 प्रोसेस है, तो इसका मैं गैंट चार्ट बना लूँगा। एट टाइम 0 मेरे पास एक ही प्रोसेस है P1, तो P1 जाएगा एग्जीक्यूट होने, 6 यूनिट तक होगा क्योंकि इसको 6 यूनिट चाहिए, तो ये 6 तक होगा। एट टाइम 6 मेरा बाकी सारा प्रोसेस जो है आ चुका है, क्योंकि इसका अराइवल टाइम 1 है, 2 है और 3 है, तो मेरा सारा प्रोसेस जो है आ चुका है। तो उनमें से मेरा मिनिमम बर्स्ट टाइम किसका है? P3 का है, तो P3 को हम लोग CPU में भेज देंगे। इसको 2 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट होना है, तो ये 8 पे ख़त्म होगा। उसके बाद जो है मेरे पास है P2 और P4। P2 और P4 में से मिनिमम किसका है? P4 का। तो P4 जो है CPU में जाएगा, 3 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो 8 से लेके 11 तक वो एग्जीक्यूट होगा। तो मेरा ये हो गया P4 और बचा कौन? P2। तो P2 गया, P2 को चाहिए 4 यूनिट के लिए, तो 11 + 4 15। तो ये हो गया मेरा गैंट चार्ट। अब कंप्लीशन टाइम जल्दी से नोट कर लेते हैं। P2 खत्म हुआ 15 पे, P4 हुआ 11 पे, P3 हुआ 8 पे, P1 हुआ 6 पे। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 6 - 0 6, 15 - 1 14, 8 - 2 6, 11 - 3 8। वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 6 - 6 0, 14 - 4 10, 6 - 2 4, 8 - 3 5। तो मेरा एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा? 8.5। और मेरा एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? 19/4 3.8। तो ये हो गया मेरा दूसरा एग्जाम्पल। तो अब इसका हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज क्या होता है कि मिनिमाइजेज द एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये कैसे होता है? एक प्रोसेस क्यों वेट करता है? अगर दूसरा कोई प्रोसेस CPU में एग्जीक्यूट कर रहा है, तो अगर मेरा P1 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो P2 जो है मेरा इंतज़ार करेगा। तो अगर मेरा P1 का बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा हुआ, तो मेरा P2 जो है उसको ज़्यादा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर मेरा P1 का बर्स्ट टाइम बहुत कम हुआ, तो मेरा P2 को बहुत कम इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मेरा CPU में जो प्रोसेस है उसका अगर बर्स्ट टाइम कम है और बाहर जो सारा प्रोसेस है, तो फिर उसका वेटिंग टाइम जो है कम हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या करता है? जिसका भी बर्स्ट टाइम कम है उसको जो है वो CPU में भेज देता है। तो क्या फ़ायदा हो जाएगा? जो भी प्रोसेस जो है CPU के लिए इंतज़ार कर रहा है,
उसको ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट जॉब है वही पहले गया है, तो वो जल्दी जल्दी निकल आएगा, तो फिर दूसरे जॉब को मौका मिल जाएगा। तो ये अल्टीमेटली क्या करता है, एवरेज वेटिंग टाइम को कम कर देता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि इसमें स्टारवेशन का पॉसिबिलिटी है। स्टारवेशन क्या है कि लेट्स से मेरे पास ये सीपीयू है, ये मेरा एक प्रोसेस है रेडी क्यू में, तो ये तो मेरा रेडी क्यू में आ गया प्रोसेस, लेकिन ये जो है सीपीयू में नहीं जा पा रहा है कुछ क्राइटेरिया की वजह से। दूसरा जो प्रोसेस है वो जा रहा है बार बार, लेकिन इस वाले प्रोसेस को सीपीयू में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, इसको बहुत टाइम तक इंतजार करना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं स्टारवेशन। तो ये शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट में कैसे पॉसिबल है? अगर मेरा पी का, इस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम जो है बहुत ज़्यादा हुआ, तो ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना, कि रेडी क्यू में जो है नया नया प्रोसेस आता जाएगा, नया नया प्रोसेस आता जाएगा हर एक टाइम पे। तो अगर जो मेरा नया नया प्रोसेस है उसका अगर बर्स्ट टाइम कम है, मेरा जो एग्जिस्टिंग पी है, तो फिर क्या होगा, शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट के हिसाब से क्या होगा, जब भी उसको कोई भी एक प्रोसेस उठाना है रेडी क्यू से, वो हमेशा क्या करेगा, शॉर्टेस्ट टाइम वाले को उठाएगा। तो जो बाद में भी प्रोसेस है उसको लेके चला जाएगा अगर उसका बर्स्ट टाइम कम होता है। तो ये जो प्रोसेस है पी, जो पहले से आके रखा हुआ है रेडी क्यू में और जिसका बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा है, वो रह जाएगा, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहा है। दूसरा जॉब जो है उसका बर्स्ट टाइम हमेशा कम हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि इस प्रोसेस को बहुत टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। तो इसलिए स्टारवेशन पॉसिबल है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल में देख लेते हैं कि लेट्स से मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसेस है, P1, P2, P3। तो P1 का जो है बर्स्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है 20, P2 का जो है लेट्स से 2 और P3 का 3। तो जब शॉर्ट टाइम शेड्यूलर को चुनना है कि कौन से जॉब को लेके जाना है सीपीयू में, तो वो कौन सा चुनेगा, यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट है उसको चुनेगा। तो यहाँ पे जो है P2 को उसने चुन लिया, तो P2 चला गया सीपीयू में। ये जो है 2 यूनिट के लिए सीपीयू में रहेगा। लेट्स से इसका जो 0 से लेके 2 तक जो टाइम है, उसी दौरान और एक प्रोसेस आ जाता है P4, उसका भी जो है बस टाइम है 20 से कम है, लेट्स से 10। जब ये खत्म हो जाएगा तो एट टाइम 2, जब शॉर्ट टाइम शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट किसको भेजना है, तो ये P3 को भेज देगा, क्योंकि 20, 10 और 3 में से P3 का वैल्यू सबसे कम है, तो उसने जो है P3 को भेज दिया। तो अब P3 भी आ गया उसमें। तो ये कितना टाइम तक चलेगा, एट टाइम 5 तक, क्योंकि इसको 3 यूनिट के लिए चाहिए, तो 2 से लेकर 5 तक P3 चलेगा। लेट्स से उसी टाइम 2 से लेकर 5 तक जब P3 एग्जीक्यूट हो रहा था, और भी 2-3 प्रोसेस आ गया है, P5, P6, जिसका भी जो बर्स्ट टाइम है 20 से कम है। लेट्स से 7 है इसका बर्स्ट टाइम, इसका 8 है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये डिसाइड करने आएगा एट टाइम 5 की नेक्स्ट किसको भेजना है, तो मेरे पास अवेलेबल कौन कौन सा है, P1, P4, P6, P5। उसमें से मिनिमम किसका है, P5 का, क्योंकि इसका 7 है, तो वो जो है P5 को लेके चला जाएगा। तो ये जो P1 है, इसको बहुत टाइम तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। हो सकता है कि ये पहले आया होगा, लेकिन इसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, और जो नया नया जो प्रोसेस है उसका बर्स्ट टाइम इससे कम हो रहा है। तो शॉर्ट टाइम शेड्यूलर क्या करेगा कि जो नया प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसको चुन लेगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को चुनता है। तो इस प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बहुत टाइम तक इंतज़ार करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं स्टारवेशन। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ नया सीख पाए, और अगर आपको अच्छा लगा ये वाला लेक्चर तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।